नमस्कार मित्रों, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी जो क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक है वन एवं वन्य जीव संसाधन का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो रीड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी कंपटीशन के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है और रीट में भी स्पेशल लगा हुआ है। और इसी चैनल पर 6 से लेकर 8 तक की क्या है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी वन लाइनर के रूप में उनके वीडियो बने हुए हैं और प्लेलिस्ट भी बनी है। आप वहां से जाके उनको जरूर देखें और बाद में उनकी पीडीएफ स्टडी विद सोनिका चौधरी टेलीग्राम चैनल है, वहां डाल दी जाएगी, तो आप उनको डाउनलोड कर लें। अब ये जब अध्याय शुरू होता है तो इसमें पश्चिमी बंगाल का एक लेप्चा लोक संगीत है इसमें कि नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओहो नारक मेरे ईश्वर, मुझे स्वयं को आपको क्या है समर्पित करने दे। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दे। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर, समीर यानी हवा से ग्रहण करने दे और इसे क्या है आपको ही समर्पित करने दे। यह पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भागों का क्या है लेप्चा लोक संगीत। अब इस ग्रह यानी पृथ्वी पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल जिस पर हम रहते हैं अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी मानव और जो अन्य जीवधारी मिलकर क्या करते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसका हम मात्र क्या है एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरणतः जैसे अब सभी क्या है एक दूसरे पर निर्भर है। वायु जिससे हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सूक्ष्म जीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। वन क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर क्या है दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। वन्य जीव और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। किसमें? वन्य जीव और कृषि फसल में। यह आकार और कार्य में विभिन्न है परंतु अंतर्निर्भरताओं के जटिल जाल द्वारा क्या है एक तंत्र में गूंथी हुई है। भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही क्या है पाए जाते हैं। अब जैसे राजस्थान में क्या है केर के वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये क्या है क्षेत्र विशेष में ये पाए जाते हैं। वास्तव में भारत में क्या है जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है, यानी भारत में क्या है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग 16 लाख पाई जाती है। क्वेश्चन आ सकता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि विश्व की जो सारी जैव उपजातियों का कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है 8%। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या क्या है 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्र पर और किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुंथे हुए हैं कि हम इसकी कदर नहीं करते, परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय में क्या है इन संसाधनों पर भारी दबाव बढ़ा है। यानी प्रकृति का हम हद से ज्यादा क्या कर रहे हैं हाश कर रहे हैं, यानी वो प्रकृति नष्ट हो रही है। कुछ अनुमान यह है क्या कि भारत में 10% वन्य
वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। क्यों खतरा है? क्योंकि जंगल नष्ट हो रहे हैं, तो वो जो घनी आबादी है उन क्षेत्रों में आ रही है, तो लोग उनके क्या है, उनको मार देते हैं और उनके जो प्राकृतिक आवास है वो भी धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रहे हैं। इनमें से कई उपजातियां जो नाजुक अवस्था में है और लुप्त होने के कगार पर है। इनमें कौन कौन सा है? चित्ता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस यानी महुआ की जंगली किस्म। महुआ से क्या बनती है? महुआ के वृक्ष से शराब। और उबर्डिया हेप्टान्यूरम घास की प्रजाति जैसे पौधे शामिल है। वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता क्या कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधों के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है। यानी कोई नहीं बता सकता कि कितनी लुप्त हो चुकी है और कितनी लुप्त होने की कगार पर आ चुकी है, परंतु छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं। यानी प्रत्येक जीव का अगर अस्तित्व है तो उसका जरूर कुछ न कुछ क्या होगा, उपयोग होगा। यानी सभी क्या है, महत्वपूर्ण है। अब लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर कटाई हो रही है वह क्या है, विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित कितना क्षेत्रफल है कि 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 24.56% है। सघन वन 12.4%। अब क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कितने क्षेत्रफल सघन वन है, 12.4%। खुला वन यानी जैसे छितरे हुए वन हो गए खुले खुले, तो वो कितने हैं, 9.26%। और मैंग्रोव कितना है, 0.15%। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार ये आंकड़े दिए गए हैं। अनुसार वर्ष 2017 में सघन वनों के क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा क्या है, वृक्षारोपण से हुई है। आओ हम विभिन्न प्रकार के क्या है, पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये क्या है, वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कुंतक यानी रोडेट्स इत्यादि। अब संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी आ गई? ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो क्या है, इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। इनमें कौन कौन सी है जो संकटग्रस्त है? काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा कहाँ पाया जाता है, कांजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य, कहाँ, आसाम में। शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरण इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। ये कौन सी जातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आती है। अब सुवेद्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती है और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह क्या है, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। अब इनमें कौन कौन सी है? नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम है या क्या है, सुवेद्य। यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती है
तो ये क्या है, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। अब कई पक्षी है एकदम कहते हैं दुर्लभ है, तो वो अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये किस में आ जाएगी, संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। अब स्थानिक जातियां, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और क्या है, अरुणाचल के मिथुन, इन जातियों के उदाहरण है। ये कौन सी है, स्थानिक जातियां, जो स्थान विशेष में पाई जाती है, यानी उन्हीं भौगोलिक प्राकृतिक सीमाओं के अंदर। अब लुप्त जातियां, ये वे जातियां हैं जो रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। ऐसी प्रजातियों में एशियाई चित्ता और गुलाबी सर वाली बतख शामिल है। अब लुप्त जातियों में कौन कौन सी आ गई, एक तो एशियाई चित्ता आ गया और गुलाबी सिर वाली क्या आ गई, बतख इसमें शामिल है। अब एशियाई चित्ता कहाँ चला गया, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चित्ता। चित्ता कौन से परिवार का है, बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। कितने किलोमीटर, घंटे की गति 112 किलोमीटर। लोगों को आमतौर पर भ्रम होता है क्या, कि चित्ता एक तेंदुआ होता है। चित्ते की विशेष पहचान उसकी आंखों के कोने से मुंह तक क्या है, नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीर नुमा निशान है। 20वीं शताब्दी से पहले चित्ते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र, शिकार की उपलब्धता कम होने से ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले, कब, 1952 में लुप्त घोषित कर दी गई थी। कब लुप्त घोषित कर दी गई थी, 1952 में। वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे क्या है, वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है। यानी कौन से प्रतिकूल कारण है जिनसे क्या है, वनस्पति का ह्रास हो रहा है। यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे क्या, कि किस प्रकार हमारे प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया गया। यानी प्रकृति को हमने क्या मान लिया है, ये एकमात्र क्या है, हमारे संसाधन जो हम डेली जैसे यूज करते हैं ये। अब इसमें क्या है, कुछ लुप्त और दुर्लभ संकटग्रस्त जातियां। अब इसमें एक ये यहाँ एक पक्षी का कीड़ा सा दिख रहा है, ये क्या है, कर्नाटक में पाए जाने वाले हेट्रोमोटस कनारेनसिस, ये कोई पक्षी का, ये कीड़ा वगैरह का इसका नाम दे रखा है। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहां से प्राप्त होते हैं, वनों से और वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही है जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में कब हुआ था, जब रेल लाइनें बिछाई गई थी। कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य और खनन क्रियाकलापों में वृद्धि से हुआ है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के क्या है, सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग क्या है, 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। अधिकतर जनजातियां क्षेत्रों, विशेषकर क्या है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में जो क्या है, स्थानांतरित यानी झूम कर खेती अथवा सलेस और वर्ण खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। यानी झूम खेती या स्थानांतरित खेती, जो आदिवासी है वो क्या करते हैं, एक स्थान पे क्या है, जैसे पेड़ लगे उन पेड़ों को पहले तो काट देते हैं, बाद में उनको जो लास्ट में जैसे वो बचते हैं उनको जला देते हैं और जिसकी राख है वहां खेत में ये छिड़क देते हैं।
उसके बाद क्या करते हैं, वहां खेती करते हैं 3-4 साल। बाद में जो भूमि क्या है, कम उपजाऊपन रह जाता है, तो वहां से ये छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, आगे। तो इस प्रकार क्या है, ये झूम खेती से क्या है, जंगलों का ह्रास हो रहा है। क्या उपनिवेशी वन नीति का दोषी माना जाए, यानी कि उपनिवेशों की जो नीति थी उसको दोषी माना जाए? हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में क्या है, संवर्धन वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो जाती है। उदाहरण के तौर पर क्या है, सागवान के एकल रोपण से दक्षिणी भारत में अन्य प्राकृतिक वन क्या है, बर्बाद हो गए हैं। हिमालय के चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और क्या है, रोडोडेंड्रन को वनों को क्या है, नुकसान पहुंचा है। यानी एक वो क्या है, सागवान रोपण एकल से क्या है, दक्षिणी भारत के जो प्राकृतिक वन क्या है, बर्बाद हो रहे हैं। अब बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी क्या है, वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो परियोजनाएं बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनेंगी तो वहां अगर वृक्ष होंगे तो उनकी क्या होगी, कटाई की जाएगी। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है। यह प्रक्रिया अभी भी क्या है, जारी है। और मध्य प्रदेश में कितना, 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। यानी कितना हेक्टेयर, 4 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र। और भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर ही है। वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी खनिजों का जब हम खनन करते हैं तो वहां भी क्या है, वनों के कारण क्या है, वनों को नुकसान उनमें पहुंचा है। पश्चिमी बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइन के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। कौन से, पश्चिमी बंगाल में जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, वहां कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है के आवागमन मार्ग को बाधित किया है। यानी यहाँ बीच में ये क्या है, खनन कार्य प्रारंभ हो गया तो जो हाथियों का आवागमन है वो भी क्षेत्र क्या है, बाधित हो गया है। बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं क्या, कि वन्य संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। जबकि ये इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन पूर्णतः ये बात क्या है, सत्य नहीं है। परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः कहां से हो जाती है, पेड़ों की टहनियां काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ को काटकर। यानी जो आदिवासी एरियो में या जो किसानों के क्या है, खेतों में तो जड़ से पेड़ थोड़ा ना काटते हैं चारे के लिए, सिर्फ क्या करते हैं, कहते हैं ना, पेड़ों की छंगाई कर दी, यानी उनके ऊपर से कटिंग कर देती है, न कि वो जड़ से काटते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होती औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अब हिमालयन वन संकट में हिमालयन यव, अब यव क्या है, एक औषधीय पौधा है, इससे क्या है, कैंसर की भी दवाई बनाई जाती है। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष, एक औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ इसके क्या है, पेड़ की छाल, पत्तियों और टहनियों, जड़ों से क्या है, टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर क्या है, औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ क्या है, सूख गए हैं।
यानी अब इनकी क्या है, जो ये इस प्रजाति को भी खतरा पैदा हो गया है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना, वह आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, वह क्या है, विभक्तीकरण और दावानल आदि शामिल। दावानल यानी जो क्या है, आग लग जाती है जंगलों में। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारणों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उसका क्या है, असमान उपभोग। यानी जो संसाधन है, यानी जो पैसे वाले हैं वो तो उनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं, व्यापार में भी कर रहे हैं, तो उनका क्या है, जो असमान बंटवारा। पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी क्या है, अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। भारत भी क्या है, एक विकासशील देश है, तो यहाँ भी जनसंख्या विस्फोट सर्वाधिक है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। यानी जो अमेरिका में, यानी जो विकसित देश हैं, वो एक जो सोमाली अविकसित या पिछड़ा देश है उससे कितने गुना अधिक उपयोग करते हैं संसाधनों का, 40%। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग, यानी भारत के 5% जो धनी लोग हैं वो 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण रख रखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब प्रश्न यह है क्या कि कौन क्या कहां से कितना उपभोग कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग क्या है, खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र क्या है, प्रदूषित है, क्योंकि उद्योगों का जो प्रदूषित जल है सीधा कहाँ डाला जाता है, नदियों में। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर क्या है, पहुंच गई है। अभी जो ऊपर पढ़ा है उसमें से आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि चित्ता को भारत में कब लुप्त प्राणी के रूप में मान लिया गया था, कि चित्ता क्या है भारत में कब लुप्त हो गया था। अब ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या 1954 में, कि चित्ता को भारत में कब लुप्त मान लिया गया था। वनों और वन्य जीव का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर है। गरीब वर्ग की भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में क्या है, अधिक प्रभावित है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है, महिलाओं की होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती है, महिलाओं का क्या है, कार्यभार बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार तो इनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। यानी लकड़ी की खोज में जो रेगिस्तानी महिलाएं हैं वो कितने कितने किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर की वहां से उनको लकड़ी मिलेगी तो वो क्या है, खाना बना पाएंगी। और जल की भी आपूर्ति नहीं होती होगी तो इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक क्या है, दुष्परिणाम हो सकते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा, बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। सूखा पड़ गया तो किसानों के क्या है, खेत में अनाज नहीं होगा, बाढ़ आएगी तो वैसे ही गरीब लोग मारे जाएंगे। यानी जो सर्वाधिक प्रभाव कहाँ किस पे पड़ता है, गरीब तबके पर। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है।
भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है क्या कि वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, वन्य जीवन और वनों में क्या है, तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से क्या है, पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में क्या है, जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर क्या कि हम कृषि में अभी भी क्या है, पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर क्या है, मछली पालन बनाए रखने पर क्या है, निर्भर है। अब 1960 और 70 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षणों में ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की थी। कब? 1960 से 70 का जो दशक था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, यानी अभी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में। उसमें क्या कहा गया था, जिसमें वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंधन पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी संरक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि का क्या है, प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। केंद्रीय सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनका क्या है उद्देश्य, गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों के संरक्षण प्रदान करना था। और इन प्राणियों में क्या है, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण और हंगुल, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ और लवणीय जल मगरमच्छ, और क्या है, घड़ियाल, एशियाई शेर और अन्य प्राणी शामिल है। इसके अतिरिक्त अब क्या है, कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावण और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर क्या है, संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी संरक्षण दिया गया है। यानी अब क्या है, इनके शिकार पर रोक लगा दी गई। काला हिरण, पहले आपको ध्यान है कि सलमान खान वो जोधपुर में जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो काला हिरण मारा था ना, जहाँ बिश्नोई क्षेत्रों में क्या है, इनके प्रतिबंध कि जो जहाँ बिश्नोई रहते हैं वहाँ क्या है, जो पशु पक्षी है वो एकदम खुले विचरण करते हैं, क्योंकि ये लोग क्या है, इनको नहीं मारते। इन पे क्या है, प्रतिबंध, अगर मारते हैं तो हमें क्या है, सजा का भी इसमें प्रावधान है। अब बाघ परियोजनाएं, वन्य जीव संरचना में बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या क्या थी, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर मात्र कितनी रह गई है, 1,827 रह गई है। बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का क्या है, सिकुड़ना, भोजन के लिए उपलब्ध के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना, यानी इनको ये खाना क्या होती है, जो जैसे हिरण हो गए वगैरह, इनकी जो जंगली उपजातियां हैं वो भी कम हो गई, और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण है। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का क्या है, एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति क्या है, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं। अब कितनी तिहाई, 2/3। अतः ये देश क्या है, शिकार, चोरी
गैर कानूनी व्यापार करने वालों के क्या है, मुख्य निशाने पर होते हैं। अब प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1973। ये इंपॉर्टेंट है, आप लाइन नोट करोगे कि बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य क्या है कि बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। अब जहाँ ये क्या है, बाघ रहेंगे तो उनकी जो उपजातियां हैं वो भी तो चाहिएगी, तो यानी वो क्या है, बहुत बड़े क्षेत्र में इनको बचाने की क्या है, प्रयास है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार और असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में क्या है, पेरियार बाघ रिजर्व। भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के उदाहरण, ये सारी इंपॉर्टेंट आप अपनी नोटबुक में नोट करोगे कि अब उत्तराखंड में कौन सा है, कॉर्बेट, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में कौन सा है, सरिस्का, और असम में मानस बाघ रिजर्व, और केरल में कौन सा है, पेरियार, और राजस्थान में कौन सा है अपना, सरिस्का। आजकल संरक्षण परियोजनाएं किस पर केंद्रित है, जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत क्या है, सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक क्या है, ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार सूची में शामिल की गई है। यानी आजकल जैव विविधता के क्या है, केंद्र में पशु नहीं है, पशु पक्षी कीट पतंगे सभी है। अब वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहे तो उसका क्या है, प्रबंधन, नियंत्रण और विनिमय अपेक्षाकृत कठिन है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीव तथा प्रत्यक्ष रूप में सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और वन विभाग अथवा वन विभागों के जरिए सरकार के क्या है, प्रबंधन में है। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। यानी जो वन है उनको क्या है, 3 भागों में बांटा गया। ये सेकंड ग्रेड में भी टॉपिक है, आरक्षित वन, रक्षित वन वाला। अब आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को क्या है, सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक मूल्यवान वन कौन से हैं, तो कौन से हैं, आरक्षित वन सर्वाधिक मूल्यवान वृक्षों की श्रेणी में आते हैं। अब रक्षित वन, अब रक्षित वन कौन कौन से हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा, कितना, 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। यानी इनको बचाने के लिए क्या इनकी हम सुरक्षा की जाती है। अब अवर्गीकृत वन, अब अवर्गीकृत वन कौन से आगे कि अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो क्या है, सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है। यानी जो अपने खेत वगैरह हो गए वो किस में आते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब आरक्षित और रक्षित वन, अब आरक्षित और रक्षित वन कौन से हो गए, वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र है जिनका क्या है, रख रखाव इमारती लकड़ी और वन्य पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। अब मध्य प्रदेश में क्या है, स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि क्या है, प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात क्या है, आरक्षित वनों का है। जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा और राजस्थान के
में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात, यानी रक्षित वन क्या है, सर्वाधिक है, जो क्या है 1/3 हिस्सों में संरक्षित है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में गुजरात में अधिकतर वन क्या है, क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। यानी ये जो आरक्षित वन है ये किसमें है, अवर्गीकृत वन, स्थानीय जो समुदायों के प्रबंधन में ये है। अब समुदाय और वन्य संरक्षण, समुदाय और वन्य संरक्षण, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। ये नहीं है कि हम वन संरक्षण अभी से कर रहे हैं, जबकि क्या है हमारे ये हमेशा से ही वनों का क्या है, हमारे क्या है वैदिक काल में भी क्या थी, वनों की पूजा की जाती थी। हम आम तौर पर इस बात से अनजान है क्या कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। यानी वन सिर्फ हमारी ये थोड़ा ना लकड़ी के उपयोग आ रहे हैं, बल्कि क्या है कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हैं। क्यों? क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। अब सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए क्या है, संघर्षरत है। अब सरिस्का बाघ कहाँ है, परियोजना कहाँ है, राजस्थान में ये चलाई जा रही है। तो वहां के जो गांव के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ खनन कार्य बंद होना चाहिए। कई क्षेत्रों में तो लोग क्या है स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से क्या है हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब कहा कि राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने क्या है 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरोदेव डाकव सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अपने ही नियम कानून है। यानी इनके क्या है खुद के नियम कानून, जो शिकार वर्जित करते हैं और भारी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को क्या है बचा रहे हैं। ये क्या है कहीं इनको सरकारी आवश्यक सहायता भी की इनको आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ प्रजातियों की संपत्ति। अब प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार क्या है प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने क्या है विभिन्न वनों को मूल और कुमारीय रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें क्या है पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में क्या है स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। यानी कई ऐसे पेड़ों के जंगल है कि वहां न तो स्थानीय लोग जाते हैं और न किसी अन्य को क्या है वहां जाने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से क्या उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। अब पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं तो कोई भी उनको नहीं काटता। अब छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और सांथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की क्या है पूजा करते हैं। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान क्या है इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को क्या है पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी कृतियों को क्या है संरक्षित करने के लिए अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। आप अनेक मंदिरों के आसपास क्या है बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिर के क्या है भक्तों में गिनते हैं कि ये भी क्या है मंदिर के भक्त है। कौन? जो लंगूर हो गए, बंदर हो गए। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप क्या है काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा और मोरों के झुंड देख सकते हैं। क्यों? जो ये वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो राजस्थान का बिश्नोई समुदाय है वो क्या है इनका संरक्षण करता है। वो न तो मोर को मारते हैं, वो किसी भी काले हिरण, चिंकारा ये किन्हीं को किसी भी ये प्राणी को या को नहीं मारते। अब पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। कौन?
यानी पेड़, और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं का भेंट करता है। अब जो उसके फल फूल है उनका उपयोग हम करते हैं, पेड़ थोड़ा ना करता है, यानी दानशीलता वो करता रहता है। यह सभी की रक्षा करता और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वालों को भी क्या है, विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। अब ये गौतम बुद्ध का ये कथन है। अब हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, अब क्वेश्चन आ सकता है कि चिपको आंदोलन कौन से क्षेत्र में हुआ था? हिमालय क्षेत्र में। कई प्रदेशों में क्या है, वन कटाई रोकने में कामयाब ही नहीं रहा, अपितु यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को क्या है, सफल बनाया जा सकता है। यानी क्या है, हम इसको सफल है। अब चिपको आंदोलन में क्या था, जब पेड़ों की जब कटाई हो रही थी लोग उन पे चिपक गए थे, तो इसलिए ये चिपको आंदोलन कहलाया था। फिर इनको पेड़ों की कटाई बंद कर दी गई थी। पारंपरिक संरक्षण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास अब क्या है, व्यापक हो गया है। अब टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन, अब क्वेश्चन आ सकता है कि बीज बचाओ आंदोलन कहां हुआ था? टिहरी गढ़वाल में। नवदायन ने दिखा दिया कि क्या रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी क्या है, विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संबंध है। अब बीज बचाओ आंदोलन कहां हुआ था? टिहरी के किसानों ने किया था। और नवदायन ने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, कि जो रासायनिक बीजों के अलावा भी हम क्या है, अच्छी खेती कर सकते हैं। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम संरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को क्या है, उजागर करते हैं। औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत कब हुई थी? 1988 में, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रयास पास किया और वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन संरक्षित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है। और इसमें क्या है, गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती है जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी क्या है, भागीदार होते हैं। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है। क्या? कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। यानी जो प्राकृतिक संसाधनों का हमें अगर प्रबंधन करना है तो जो स्थानीय समुदाय है उनको हमें क्या, उनमें शामिल करना पड़ेगा। परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी देर है। यानी जो स्थानीय समुदाय है उनको क्या है, जो निर्णय लेने की भूमिका में आने में अभी उनको क्या है, देर है। अतः वे भी हमारे क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर क्या है, केंद्रित है और पर्यावरण हितैषी हो और क्या है, आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। अब इसके क्वेश्चन आंसर, इससे पहले आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है और उसमें कौन से जीव का क्या है, संरक्षण किया गया है। क्वेश्चन एक बार फिर से कि जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कि कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है और उसमें किस पशु का संरक्षण किया जाता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण है? कृषि प्रसार, वृत्त स्तरीय विकास योजनाएं, पशु चारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें एक आई थी ना कि पशु चारण और लकड़ी ईंधन कई लोग मानते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है क्योंकि ये क्या है, सिर्फ पेड़ों की टहनियों से पशुओं के लिए चारा और ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करते हैं, तो यह वनस्पति जात के ह्रास में शामिल नहीं है। को इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की भागीदारी की सीधी भागीदारी नहीं करता? कौन सा नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ कहाँ था, टिहरी में। चिपको आंदोलन कहाँ था, हिमालय क्षेत्र में। और वन्य जीव पर पशु विहार का परिसीमन, तो कौन सा नहीं है इसमें? जो डी ऑप्शन है
इसमें क्या है, सीधी भागीदारी नहीं है। अब निम्नलिखित प्राणियों, पौधों और उनके अस्तित्व से वर्ग की का इसको हमके सुमेलित करना है। अब काला हिरण, काला हिरण किन कौन सी श्रेणी में आता है, संकटग्रस्त आ गया। अब एशियाई हाथी क्या है, सुभेद्य, एशियाई हाथी क्या है, सुभेद्य। अब अंडमान और जंगली सुअर ये क्या है, स्थानिक है। हिमालयन भूरा भालू, अब ये क्या है, दुर्लभ है। और गुलाबी सिर वाली बतख क्या हो गई है, ये क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। अब इनको भी क्या है, सुमेलित करना है। अब आरक्षित वन, आरक्षित वन के लिए क्या आया था कि सर्वाधिक जो मूल्यवान वन है वो कौन से हैं, आरक्षित वन है। अब रक्षित वन कौन से आ गए, रक्षित वन वन भूमि जो अधिक शरण से बचाई जाती है। अवर्गीकृत वन कौन से होगी, जो हमारी जैसे खेती होगी वो होगी। तो सरकार व्यक्तियों के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि क्या कहलाती है, अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आती है। अब ये अध्याय कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर हिंदी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी वीडियो डाले जा रहे हैं। अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट है तो वो भी, उनका भी अध्ययन जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।